Friends, last lecture we had started a topic called as analysis of financial statement. उस टॉपिक में हमने ये देखा कि आपके साल के एंड में बिजनेस में फाइनल अकाउंट बनाया जाता है। फाइनल अकाउंट में हम दो तरह के स्टेटमेंट बनाते हैं। एक होता है इनकम स्टेटमेंट, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट, और दूसरा स्टेटमेंट होता है बैलेंस शीट। उसको हम उसका एनालिसिस, उसका स्टडी करने के लिए उसको हमारे हिसाब से उसको डिवाइड कर लेते हैं। दैट इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट, उसको बोला जाता है एनालिसिस। और फिर उसका क्रिटिकल स्टडी किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करके, जैसे कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कैश फ्लो एनालिसिस है और रेशियो एनालिसिस है। तो हमने लास्ट वीक में एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है वो देखा, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है वो देखा, और उसके बाद जो है दोस्तों हमने क्या किया कि आफ्टर दैट अगर आपको याद होगा तो हमने कैश फ्लो एनालिसिस स्टार्ट, मींस उनके ऑब्जेक्टिव्स, लिमिटेशंस, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, फिर कैश फ्लो एनालिसिस। कैश फ्लो एनालिसिस में 5 वर्ड इंपॉर्टेंट थे। व्हाट इज कैश, कैश एंड बैंक बैलेंस जो होता है उसको कैश बोलते हैं। फिर कैश इक्विवेलेंट यानी क्या, आपके पास ऐसी कैश जो कैश के फॉर्म में नहीं है पर इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड कैश इक्विवेलेंट। देन उसके बाद हमने तीसरा पार्ट देखा, 3 एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी जो होता है, परचेस ऑफ गुड्स, पेमेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पेमेंट, सैलरी, वेजेस, रेंट, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो बोलते हैं। सेल ऑफ गुड्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कमीशन रिसीव्ड, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का इनफ्लो है। ऑपरेटिंग यानी बिजनेस का डे टू डे एक्टिविटी। फिर हमने दूसरी एक्टिविटी देखी दोस्तों, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बिजनेस में जब आप एसेट परचेस करते हो तो उसके लिए पैसा जाता है, समझो आपने फर्नीचर परचेस किया, सो दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आउटफ्लो। पर समझो आपने लैंड बेच दी तो आपके पास पैसा आएगा तो उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इनफ्लो बोलते हैं। फिर तीसरा होता है फाइनेंशियल एक्टिविटी। कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी ने क्या किया कि आपका जो ये थे शेयर्स वगैरह जो भी रहेंगे वो इशू किए, समझो कंपनी ने इक्विटी शेयर, उससे पैसा आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का इनफ्लो हो गया। पर शेयर होल्डर या डिबेंचर्स या लोन वापस कर दिया तो पैसा जाएगा, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी का आउटफ्लो है। अब हम बात करेंगे कि कैश फ्लो का इंपॉर्टेंस क्या है या उसके फीचर्स क्या होते हैं, उसका फायदा क्या होता है, और फिर मैं इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाना नहीं है उसके, खाली मैं जो बोलता हूँ वो सुनो। यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है दोस्तों वो एक दिन का होता है, एक साल का होता है। तो आपके बिजनेस में साल भर में कितना पैसा आया और कितना गया, उसको एक साल को हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं। उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको यूज होता है। मीन्स आप प्लानिंग कर सकते हो, पैसा एक्सेस है तो कहाँ डालना है, कम गिरने वाला है तो अभी से उसका अरेंजमेंट करने का। सेकेंडली, इट हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मीनिंग होता है कैश। बिजनेस में कैश क्रंच आने वाला है या बिजनेस में कैश बहुत ज्यादा होने वाली है तो आपको समझ में आता है कि पैसा कितना आने वाला है और कितना जाने वाला है। तीसरा होता है एफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। घूम फिर के बातें वहीं पे आ रही। देखो, बिजनेस में पैसा एक्स्ट्रा रहा तो आपका इंटरेस्ट लूज होगा, और आपको कम गिर रहा है तो आपके काम रुकेंगे। तो अगर आपको पहले ही पता है कि इतने एक्टिविटी से इतना पैसा मिल रहा है, इतना जा रहा है या माइनस में जा रहा है या सरप्लस, तो आप अभी से उसका पूरा प्रॉपरली क्या कर सकते हो, कैश मैनेजमेंट कर सकते हो। देन है कंपैरेटिव स्टडी। क्या होता है, साल के शुरुआत की बैलेंस शीट और एंड की बैलेंस शीट, ये दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। तो उसमें से आपको पता चलता है कि हमारी लास्ट ईयर क्या पोजीशन थी और इस साल क्या थी। देन है स्टडी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट। देखो दोस्तों, इनफ्लो यानी रिसीट एंड आउटफ्लो यानी पेमेंट। तो आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ से पैसे जनरेट हुए और कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ। देन कंपनी को क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट आ गया डिक्लेयर तो कर देती है कंपनी, पर रियल में उसके लिए पैसा अवेलेबल है कि नहीं, ये भी कैश फ्लो से पता चलता है। एंड लास्ट है, जो फर्स्ट एंड लास्ट इज द सेम, टूल ऑफ प्लानिंग। सारे ये जो हम सीख रहे हैं सारे एनालिसिस, ऑल आर द टूल्स फॉर प्लानिंग। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट,
जिसपे हमको न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, दैट इज रेशियो एनालिसिस। चलो देखते हैं रेशियो में क्या है। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ के लीजिए कि रेशियो यानी क्या। रेशियो इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन which shows relationship between two or more variables which are connected with each other। रेशियो मैथमेटिकल इक्वेशन है। आपने बहुत, आपके परसेंटेज यानी क्या है, रेशियो। कोई भी चीज 5 टाइम्स है, 10 टाइम्स है, वो क्या है, रेशियो। कोई चीज किससे कितनी बड़ी है, 2:1 डबल है, ये क्या है, रेशियो। सो रेशियो इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन which shows relationship between two or more variables which are connected with each other। दो से ज्यादा चीजें, कोई भी मिनिमम दो चीजें, उनका रिलेशनशिप क्या है वो ढूंढने के लिए दोस्तों हम निकालते हैं रेशियो। और जब भी हम रेशियो निकालते हैं, एक तो रेशियो नंबर्स में रहेगा पहली बार, दूसरे रेशियो निकालने के लिए मिनिमम दो चीजों का कंपैरिजन होगा, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दैट टू वेरिएबल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। कभी ऐसे सुना है क्या, इंसान की हाइट देख रहे हैं और उसकी कमाई कितनी है, ऐसा रेशियो नहीं हो सकता। किसी की सैलरी और उसका वेट कितना है, ऐसा रेशियो नहीं हो सकता। तो रेशियो कनेक्टिंग चीजों का होता है, जैसे बिजनेस का प्रॉफिट और सेल्स, बिजनेस के करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नंबर्स हमेशा धोखा देते हैं और रेशियोज आपको सही राह दिखाते हैं। सर यानी क्या, समझो दो स्टूडेंट मेरे पास आए 10th पास करके, एक महाराष्ट्र बोर्ड से, एक सीबीएसई बोर्ड से। मैंने दोनों को पूछा यार तुम्हारे 10th के मार्क्स कितने हैं। एक ने बोला सर मुझे 300 मार्क है, दूसरा है सर आपने को तो 500 मार्क है। आइला फिर कौन होशियार है, 500 वाला। फिर मेरा थोड़ा दिमाग चला, मैं बोला एक काम करो, अरे तुझे 500, मुझे भी 500 वाला होशियार लगा। फिर 500 वाले बोला तुझे कितने में से 500 है, बोला आउट ऑफ 1000 आई स्कोर्ड 500, यानी उसका परसेंटेज कितना हो गया, 50%। अब जो 300 वाला था उसको बोला तुझे कितने में से, बोला सर 400 में से 300 मिले। तो आप अगर परसेंटेज निकालते हो 400 में से 300 यानी 75%, और 500 1000 में से यानी 50%, तो आप पता चला कि 500 वाला तो 300 वाले से कम होशियार है। तो वैसे ही बिजनेस में होता है। समझो एक मुझे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना है, तो हम क्या देखेंगे, बिजनेस का प्रॉफिट कितना है। तो एक बिजनेस का समझो प्रॉफिट है से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया, और दूसरे का प्रॉफिट है 1 करोड़। अब मैं बोलूंगा यार मुझे तो पैसा इन्वेस्ट करना है, तो 100 टाइम ज्यादा है, तो 1 करोड़ वाले में करना चाहिए। फिर 1 लाख वाले को पूछा यार तेरा सेल कितना है, वो बोला अपन 5 लाख सेल किए कि 1 लाख प्रॉफिट होता है, यानी 20%। 1 करोड़ वाले को पूछा तेरा कितना सेल, बोला भाई अपना है ना 50 करोड़ का सेल हुआ तो 1 करोड़ प्रॉफिट होता है, तो 2% ही हुआ। तो कौन अच्छा है, 1 लाख वाला अच्छा है। तो रेशियो से आपको जजमेंट लेना इजी जाता है, इसलिए इट इज वन ऑफ द टूल ऑफ मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट एनालिसिस का एक टूल है ये। आपके सिलेबस में सिर्फ 7 रेशियो दिए, उसमें का जो पहला रेशियो है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। उस रेशियो का जो नाम है, बैलेंस शीट रेशियोज 2 दिए हैं आपको। मीन जो बैलेंस शीट पे से हम रेशियोज निकालेंगे उनको बैलेंस शीट रेशियो, वो सिर्फ 2 ही रेशियो दिए हैं आपके सिलेबस में। तो देखिए पहला रेशियो क्या है, करंट रेशियो। दोस्तों इस रेशियो को समझने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले एसेट यानी क्या और लायबिलिटी यानी क्या। फिर एसेट के टाइप्स बताऊंगा, फिर लायबिलिटी के, फिर ये रेशियो समझेंगे। एनीथिंग विच हैज अ वैल्यू बिलोंग्स टू बिझनेस इज कॉल्ड एसेट। बिझनेस मधल्या कोणत्याही वस्तू ज्या बिझनेसच्या मालकीच्या आहेत त्याला एसेट म्हणतात। बिझनेस जे देणं लागतं जगाला, ओनरला, त्याला लायबिलिटी म्हणतात। एसेट 2 टाइप के होते हैं, फिक्स एसेट, करंट एसेट। Any asset which is there in the business more than 1 year is called fixed asset। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बिजनेस में सालों से है, उसको फिक्स एसेट बोलते हैं। Any asset which can be convertible into cash within a period of 1 year is called current asset। जो एसेट 1 साल के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं उनको बोला जाता है दोस्तों करंट एसेट। अब एग्जांपल देखिए, स्टॉक इज अ करंट एसेट, बिजनेस में हर साल बदलते रहता है। डेटर्स, आपके कस्टमर से पैसा आना है, वो भी करंट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, वो भी करंट एसेट है। कैश करंट एसेट है। बैंक करंट एसेट है। लूज टूल्स करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट है। बैंक बैलेंस करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है। तो 1 साल के अंदर जो जो आपको आना है, 1 साल के अंदर जो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको करंट एसेट बोलते हैं। फिर करंट लायबिलिटी क्या है, जो हमको 1 साल के अंदर लोगों को वापस देनी है, उसको बोलते हैं करंट लायबिलिटी।
यानी जो लायबिलिटी 1 साल से ज्यादा पुरानी है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यानी लोन लिया आपने, हाउसिंग लोन लिया 10 साल के लिए, बिजनेस के लिए लोन लिया 5 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कैपिटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। पर आपने मार्केट से उधारी पे गुड्स लाया, क्रेडिटर्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी, बिल्स पेबल लोगों को पोस्ट डेटेड चेक दिए, करंट लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से टेम्पररी आपने लोन लिया, करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी वेजेस रेंट बाकी है, करंट लायबिलिटी, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपने फर्स्ट ईयर बीकॉम की फीस आज 12th में दे दी, दैट इज आल्सो करंट लायबिलिटी। तो दोस्तों ये हमारी करंट लायबिलिटी है। तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी यानी करंट रेशियो। तो दोस्तों अब आपको समझो इस पे शॉर्ट नोट आ गई तो आप क्या क्या लिखोगे, ध्यान से सुनो। ये ओल्ड सिलेबस में 4 मार्क के लिए कम से कम 3-4 बार आई है। Current ratio shows the relationship between current asset and current liability. This ratio is also called as working capital ratio. बिजनेस में खेलने के लिए कितना पैसा है अवेलेबल उसको ही वर्किंग कैपिटल म्हणजे चालू भांडवल किती आहे त्याला वर्किंग कैपिटल म्हणतात. It is a ratio which is expected that your current asset must be twice of your current liability so that it is called 2:1 ratio. ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बोला जाता है कि आपके करंट एसेट हमेशा करंट लायबिलिटी से डबल होने चाहिए। तो उससे क्या होगा कि कल को समझो आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख है और करंट एसेट 2 लाख है। क्या होता है करंट एसेट के सारे पैसे इमीडिएट नहीं मिलेंगे पर एटलीस्ट 50% मिल गए तो 2 लाख का 50% कितना हुआ 1 लाख, आपकी करंट लायबिलिटी 1 लाख आप इजीली दे सकते हो। तो आने वाले साल भर में आप भिखारी हो या पैसा रहने वाला है ये बताने वाला शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजीशन रेशियो इज योर करंट रेशियो। तो मोटा मोटी क्या रहेगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट में क्या क्या आएगा स्टॉक डेटर्स कैश बैंक बिल्स रिसीवेबल ये सारे करंट एसेट। करंट लायबिलिटी में क्या आएगा क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है करंट लायबिलिटी। तो ये रेशियो को शॉर्ट टर्म रेशियो बोलते हैं क्योंकि आपको साल भर की बिजनेस की पोजीशन बताता है। ठीक है अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पे शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। सेकंड रेशियो लिक्विड रेशियो। दोस्तों लिक्विड रेशियो का ही नाम क्विक रेशियो भी होता है, लिक्विड रेशियो का ही नाम जो है दोस्तों देयर इज वन मोर नेम, इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। कौन सा रेशियो बोलते हैं एसिड टेस्ट। तो आपके 3 सेंटेंस बन गए शॉर्ट नोट के। लिक्विड रेशियो इज आल्सो कॉल्ड क्विक रेशियो, लिक्विड रेशियो इज आल्सो कॉल्ड एज एसिड टेस्ट रेशियो। ये क्या मुसीबत है, क्या होता है करंट रेशियो में सारे करंट एसेट होते हैं पर करंट से भी डेंजर होता है लिक्विड। लिक्विड यानी इमीडिएट कैश। अभी कोरोना का ये चल रहा है तो सब लोग क्या बोल रहे हैं मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, बोल तो क्या लिक्विड यानी पानी नहीं, लिक्विड यानी पैसा। तो ऐसा करंट एसेट जो इमीडिएटली कैश दे सकता है उसको लिक्विड एसेट बोलते हैं। यानी क्या सर सारे करंट एसेट ले लो उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दो क्योंकि स्टॉक कोई भी दुकान का अर्जेंट नहीं बेचा जा सकता और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो कोई वापस ला के देने वाला नहीं। तो सारे करंट एसेट स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ के जो बनते हैं उनको लिक्विड एसेट बोलते हैं। फिर सर इसका डिवाइडेड बाय क्या लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी यानी सारी करंट लायबिलिटी पर उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट मत लो। सर ये क्यों नहीं लेना चाहिए क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट ये स्टॉक से कनेक्टेड होती है। तो आपने अगर लिक्विड एसेट में स्टॉक नहीं लिया तो लिक्विड लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेने का और ऊपर और क्या नहीं लिया था प्रीपेड एक्सपेंसेस तो इधर क्या नहीं लेने का इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो दोस्तों यहाँ स्क्रीन पे देखिए इसका फॉर्मूला कैसे तैयार होता है। पहले तो मैं करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूँ। करंट रेशियो इज इक्वल टू ये आपको लिख भी लेना है हाँ करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है अब उसके बाद जो है सेकंड अभी मैंने कौन सा रेशियो सिखाया लिक्विड रेशियो। हाँ लिक्विड रेशियो के बारे में क्या लिखोगे आप इट इज अ रेशियो विच शोज द प्योर शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। साल भर में बिजनेस का क्या होने वाला है वो ये रेशियो बताता है। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लिक्विड एसेट एंड लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड assets are all those current asset excluding stock and prepaid expenses. Liquid liabilities are those liability which includes all current liability
एक्सक्लूडिंग बैंक ओवरड्राफ्ट एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये हो गया। और इसका जैसे मैंने करंट रेशियो बोला था 2:1 होना चाहिए, तो लिक्विड रेशियो 1:1 होना चाहिए, यानी आपके जितने लिक्विड एसेट है उतनी लिक्विड लायबिलिटी होनी चाहिए। तो इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है। अब दोस्तों लिक्विड एसेट जो है उसको हमको निकालना है। कैसे निकालते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। लिक्विड एसेट निकालते कैसा है, सारे करंट एसेट ले लो जो भी ऊपर वाले, उसमें से दो चीजें माइनस कर दो, स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जितने भी रहेंगे वो दोनों की टोटल करके माइनस कर दो। और लिक्विड लायबिलिटी कैसे निकाल, अच्छा लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट, हाँ, क्योंकि इसको क्विक रेशियो भी बोलते हैं। सारे करंट लायबिलिटी ले लो, उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट और इनकम रिसीव्ड एडवांस कभी भी नहीं आएगा, अगर आ गया तो उसको माइनस कर दो। बैंक ओवरड्राफ्ट खाली याद रखा तो भी बस हो गया। दोस्तों ये आप लिख लो, दोनों फॉर्मूले आगे भी आने वाले हैं, पर मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, स्क्रीन को आप पॉज करके ये फॉर्मूले लिख लो। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको इनकम से रिलेटेड रेशियो आ रहा है दोस्तों, देखते हैं क्या दिया है उसमें। यानी P&L और ट्रेडिंग अकाउंट से जो रेशियो कनेक्टेड होते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट रेशियो। देखो आपको बिजनेस का फ्यूचर देखना है तो आपको बैलेंस शीट रेशियोज देखने पड़ेंगे। अगर आपको बिजनेस की अर्निंग देखनी है तो आपको कौन से रेशियो देखने पड़ेंगे, इनकम। ठीक है, देखो अब क्या दिया है यहाँ पे। चलो पहला रेशियो है दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। This ratio shows the relationship between gross profit and sales. Higher the ratio, better it is. ये रेशियो जितना बड़ा रहेगा उतना बिजनेस अच्छा कर रहा है। क्यों? इमेजिन करो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है और मेरे सेल्स 10 लाख है। इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यानी आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। करंट रेशियो लिक्विड रेशियो प्रोपोर्शन में लिखते हैं 2:1, 3:1। ये रेशियो इनटू 100 रहता है तो परसेंटेज में। अब फिर से मैं एग्जांपल पे आता हूँ। समझो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है। सर ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इनकम स्टेटमेंट। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख है और मेरे सेल्स 10 लाख है। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, तो कितना रेशियो आया, 40%। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं मेरे दुकान में अगर 100 रुपए की चीज बेचता हूँ तो मेरा खर्चा 60 है क्योंकि मेरा प्रॉफिट 40 है। समझो मेरा रेशियो 30% आया, तो मेरा 100 रुपए की मैं चीज बेचता हूं तो मेरा खर्चा 70 है, मेरे ग्रॉस प्रॉफिट 30 है। इसलिए समझो, इमेजिन करो मेरे कॉम्पिटिटर का जीपी रेशियो 30% है, मेरा 40% यानी मैं अच्छा कर रहा हूँ। या मेरा पिछले साल का जीपी रेशियो 30% था, अभी 40 हो गया, यानी मैं ग्रो कर रहा हूँ। दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, है एकदम इजी। पर क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट कुछ हमारे हाथ में नहीं रहता है। आपके फर्स्ट टर्म के मार्क जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स के मार्क जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे जीपी रेशियो का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हाँ, प्रीलिम में अच्छे मार्क आए तो फाइनल में आएंगे। तो इससे कनेक्टेड आगे का रेशियो है दोस्तों, ऑपरेटिंग में लास्ट में बताता हूँ, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या बनाओगे, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स। यानी आपके बिजनेस की अर्निंग क्या है, आप इस बिजनेस में 100 रुपए का सेल करते हैं तो आपके हाथ में कितना बचता है, उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख है और मेरे सेल्स 10 लाख है। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो आपका रेशियो हो गया 10%। कितना हो गया रेशियो, 10%। सो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 इसका फॉर्मूला। समझो अब मेरा एनपी रेशियो 10% है, मेरे कॉम्पिटिटर का 15% है, तो वो अच्छा कर रहा है। या मेरा लास्ट ईयर का एनपी रेशियो 12% था, इस साल 10, यानी मेरी इनकम नीचे आ गई, यानी खतरे में है मेरा बिजनेस। या मैं इन्वेस्टर हूँ, एक कंपनी का एनपी रेशियो 15, एक का 10 है, तो अपने को सोचना पड़ेगा यार भाई अब इस बिजनेस में क्या करना है। सो दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। ओके, और तीसरा रेशियो है दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो। एक्चुअली ऑपरेटिंग रेशियो इज डिफरेंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज डिफरेंट।
आपके सिलेबस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं है, आ गया तो हम वो एक आधा प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग रेशियो जो है दोस्तों, ये जो दोनों रेशियो है ना, जीपी रेशियो, जिसका मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया, दैट इज, इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ये लिख लो आप सारे। इसका कुछ मिनट पहले बताया करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, इसका बताया लिक्विड असेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या बताया, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। अब ये जो ऑपरेटिंग रेशियो है ना दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ है, अच्छे से समझ के लो इसको। पहले इसका मीनिंग बताता हूँ और फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है दोस्तों। ऑपरेटिंग यानी बिजनेस रन करने का खर्चा, तो ये खर्चे का रेशियो है, इसलिए ये जितना ज्यादा उतना डेंजर। समझो मेरा ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, यानी क्या, मैं अगर 100 रुपए की चीज बेचता हूं तो मेरे बिजनेस का खर्चा 90 रुपए है, यानी मेरे हाथ में कितना बचेगा, 10। समझो मेरे कॉम्पिटिटर का ऑपरेटिंग रेशियो 85% है, तो वो अच्छा कर रहा है क्योंकि 15% बचेगा। सो जीपी रेशियो और एनपी रेशियो के बारे में ऐसा बोलते हैं, हायर द रेशियो बेटर इट इज, जितना ज्यादा उतना अच्छा। पर ऑपरेटिंग रेशियो उल्टा है, खर्चे का है, तो उसका होता है जितना कम उतना अच्छा, लोअर द रेशियो बेटर इट इज। सो दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स। तो आपके बिजनेस में रन करने का खर्चा कितना है, उसको ऑपरेटिंग, अब वो निकालते कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये एक में वैसा रेशियो है जिसका फॉर्मूला थोड़ा सा टफ और थोड़ा सा बड़ा है। देखो क्या है इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। बड़ा है ना फॉर्मूला, पर नहीं डरने का फिर भी, इनटू 100, इतना बड़ा फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी अलग से निकालनी होती है, नहीं दी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अलग से निकालने, सेल्स तो देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकालना है, सेल्स में से जीपी माइनस किया तो उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। समझो आपके सेल 10 लाख है, जीपी 3 लाख है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रहेगा, 7 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी P&L के डेबिट में जाना है, वहां पे जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, सैलरी रेंट, इसको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस है, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, कमीशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। आपको उतना टफ नहीं आएगा, डायरेक्ट दे देंगे इतने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ये तीनों के टोटल को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यानी बिजनेस को चलाने का खर्चा, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 प्रॉफिट रेशियो। पहला बताया मैंने जीपी रेशियो, फॉर्मूला लिख लो, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, हायर द रेशियो बेटर इट इज। दिस रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स। दूसरा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट रेशियो, दिस रेशियो शोज रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड सेल्स, इसका हायर द रेशियो बेटर इट इज। तीसरा ऑपरेटिंग रेशियो, दिस इज द रेशियो which shows the relationship of operating cost and sales. As this ratio is related to expenses, खर्चाचा रेशो असल्यामुळे लोअर द रेशो बेटर इट इज, जेवढा लहान तेवढा चांगला। मग याचा फॉर्म्युला आहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आएगा, सेल्स माइनस जीपी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये लिख लो फॉर्मूले अच्छे से। स्क्रीन में 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, पूरे फॉर्मूले आपके पास चाहिए, नहीं है तो आगे आएंगे। हाँ,
अब हम आगे बढ़ते हैं, कंबाइंड रेशियो, मिक्स रेशियो बोल तो इसमें बैलेंस शीट और इनकम दोनों का यूज होगा, यानी ट्रेडिंग P&L का भी यूज होगा और बैलेंस शीट का भी। ये रेशियो थोड़े से टफ है, आपके लेवल में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि ये कंपनी के ज्यादा होते हैं, पार्टनरशिप फर्म सोल ट्रेडर के नहीं, फिर भी है इसलिए इसका मीनिंग देखते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। नॉर्मली कंपनी के लैंग्वेज में इसमें शेयर कैपिटल आता है, जनरल रिजर्व, P&L जिसको रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं, और लोन्स में सारे लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी छोड़ के सारे आते हैं इसमें, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। और रिटर्न का मीनिंग होता है दोस्तों नेट प्रॉफिट, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत टफ है, अरे डायरेक्ट दे देंगे प्रॉब्लम में, सो आपको इंटू 100 करके, यानी समझो मैंने मेरे बिजनेस का, मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख है और मेरा नेट प्रॉफिट 2 लाख है, तो मेरे बिजनेस का रिटर्न 20% है, बोलते इस बिजनेस में मैंने 100 रुपए लगाए तो मुझे 20 रुपए मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इन्वेस्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दोनों भी सेम, इनके फॉर्मूले भी वही आने वाले हैं। अब प्रॉब्लम में जब हम जाएंगे आपको और अच्छे से समझेगा। तो कितने रेशियो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें के ऊपर के 5 एकदम इंपॉर्टेंट। अब हम एक एक करके 20 प्रॉब्लम लेने वाले हैं, कितने प्रॉब्लम लेंगे, 20। सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने करंट रेशियो का फॉर्मूला बोला था आपको, क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्या बताया था, 2:1 होना चाहिए, तो बहुत अच्छा। करंट असेट यानी क्या, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक, कैश, लूज टूल, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट लायबिलिटी यानी क्या, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, लिक्विड एसेट या क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी है, क्विक एसेट अपॉन क्विक लायबिलिटी। कैसे निकालोगे, करंट एसेट में से जनरली स्टॉक माइनस कर देंगे, और क्विक लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आएगा जब देखेंगे अपन। ठीक है, अब सिर्फ ये दो रेशियो से हमको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने, देखिए तैयार हो आप सब लोग, दोनों फॉर्मूले देख लिए। देखो बैलेंस शीट रेशियो का पहला प्रॉब्लम, आपके बुक में भी ये प्रॉब्लम है, हाँ आप बुक भी यूज कर सकते, अपने नोट्स है क्लास के वो भी देख सकते हो। देखिए डेटर दिए है 60,000, क्रेडिटर दिए है 30,000, बिल्स पेबल 20, स्टॉक 30, लूज टूल 10, बैंक ओवरड्राफ्ट 10, कैलकुलेट करंट रेशियो। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, करंट एसेट निकालने हैं। देखो कौन कौन से करंट एसेट है बताओ मुझे, बोलो। डेटर है, यस 60,000, क्रेडिटर करंट एसेट नहीं है, बिल्स पेबल नहीं है, स्टॉक है 30,000, फिर लूज टूल भी करंट एसेट होता है, बिजनेस के जो स्मॉल स्मॉल इक्विपमेंट उसको लूज टूल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, तो इनकी टोटल कर लो कितनी आ गई, 1 लाख। ठीक है, आधी लड़ाई खत्म हो गई। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी बोलो बचे हुए करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर 30,000, बिल्स पेबल 20,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, इनकी टोटल हो गई 60। ठीक है, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, इज इक्वल टू, बोलो करंट एसेट कितने के है, 1 लाख, करंट लायबिलिटी कितने की है, 60,000। आप पॉइंट्स में निकालते मत बैठो, डायरेक्ट 2 से डिवाइड होता है 5/2, क्या रेशियो, सॉरी 5/3, आप इसको 5:3 भी लिख सकते हो, कैन राइट 5:3। और ज्यादा दिमाग चलाना है तो आप आई थिंक इट विल कम 1.66:1, कैलकुलेटर हमको अलाउड नहीं है इसलिए ऐसा निकाला तो भी चलेगा। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रॉब्लम में पूछा तो नहीं है, फिर भी प्रैक्टिस बोल के मैं क्विक रेशियो भी निकाल के देता हूं। देखिए क्विक यानी लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय
क्विक लायबिलिटी। अब ध्यान से देखो, क्विक एसेट यानी क्या, सारे करंट एसेट ले लो, सारे करंट एसेट कितने, 1,00,000, उसमें से क्या माइनस करो, स्टॉक। स्टॉक कितना है दोस्तों, यहाँ पे है देखो 30,000, 1,00,000 में से 30 चले गए, डिवाइडेड बाय लिक्विड लाइबिलिटी यानी क्विक लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी में से बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करो, 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है दिखा 10, 60 माइनस 10, तो अभी 70,000 डिवाइडेड बाय 50,000, फिर रेशियो आ गया 7:5 या 7/5। ठीक है, बोलते हो करंट एसेट में से मैंने क्या माइनस किया, स्टॉक, और करंट लायबिलिटी में से मैंने क्या माइनस किया, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये होता है लिक्विड रेशियो। दोनों भी लिख लो अच्छे से, मैं 30 सेकंड ठहरता हूँ, फिर आप स्क्रीन को पॉज करके लिख ले, प्रॉब्लम भी लिखते जाओ अगर नहीं है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्विक रेशियो, अब एक क्विक रेशियो का प्रॉब्लम है, थोड़ा घुमा के दिया है, घुमा के दिया तो भी डरने का नहीं। करंट लायबिलिटी और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो आपको लिक्विड लायबिलिटी पता चल जाएगी, 1,00,000 रुपया कैसे आई, करंट लायबिलिटी 1,50,000, करंट लायबिलिटी में से जब बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस होता है तो उसको लिक्विड लायबिलिटी बोलते हैं या क्विक लायबिलिटी। हाँ, अब आ गया टेंशन, उन्होंने क्या किया, आपको करंट एसेट नहीं दिया है, और अगर आपको करंट एसेट नहीं पता तो लिक्विड एसेट नहीं पता, और लिक्विड एसेट नहीं पता तो लिक्विड रेशियो नहीं पता। बिल्कुल डरने का नाही, हाँ मिसप्रिंट तर बिलकुल नाही आहे। हा बघा कसा सॉल्व करायचा। मित्रांनो, एक फार इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे अकाउंट मध्ये, वर्किंग कॅपिटलचा मीनिंग काय होतो, वर्किंग कॅपिटल इज इक्वल टू करंट asset मायनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कॅपिटलचा मीनिंग काय, करंट asset मायनस करंट लायबिलिटी। तुमचे करंट asset कितीचे आहेत, युअर करंट asset आर ऑफ, माहित नाही तुम्हाला, बरोबर। आता बघा, तुम्हाला वर्किंग कॅपिटल माहिती आहे 4,00,000, करंट asset माहिती नाही ते काढायचे आहेत, करंट लायबिलिटी इज हाउ मच, 1,50,000। ये समझा आपको, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मुझे दिए नहीं थे इसलिए मैं निकाल रहा हूं, ये -150 इधर आके प्लस हो जाएंगे, सो 4,00,000 प्लस 150 इज इक्वल टू करंट एसेट। तो आपके करंट एसेट हो गए दोस्तों 5,50,000। ठीक है, अब लिक्विड एसेट कैसे निकालोगे, लिक्विड क्विक दोनों का एक ही मीनिंग है, क्विक एसेट ऑब्लिक लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस स्टॉक। स्टॉक यानी इन्वेंट्री, हाँ परत म्हणणार दिलं नाही। 5.5 लाख के करंट एसेट है और इन्वेंट्री आपकी 1,00,000 है, तो आपके लिक्विड एसेट कितने हो गए, 4.5 लाख। और लिक्विड लायबिलिटी या क्विक लायबिलिटी कैसे निकालोगे, देखो लिक्विड लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, आपके करंट लायबिलिटी दी है 1,50,000 और ये 50, सो 150 माइनस 50,000। ठीक है, वर्किंग कैपिटल 4 दिया था, हाँ देखो यहाँ पे करंट लायबिलिटी ये बराबर, तो अब यहाँ पे ये आ गया 1,00,000 रुपए। ठीक है, तो अभी मेरा क्या निकल गया पूरा, दैट लिक्विड लायबिलिटी भी तैयार है, लिक्विड एसेट, देयरफॉर नाउ क्विक रेशियो इज इक्वल टू, क्या बोलोगा, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी इज इक्वल टू, आपके क्विक एसेट है 4.5 लाख और आपकी क्विक लायबिलिटी है 1,00,000, सो इफ यू कैलकुलेट द रेशियो इट विल कम 9:2। ठीक है, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक है तो कैलकुलेट कर लो, जनरली मेरे पास जो अवेलेबल है मैंने निकाल दिया, इसको आप 4.5:1 भी लिख सकते हो। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम नंबर 2। अच्छे से लिख लो, 30 सेकंड का ब्रेक दे रहा हूँ,
पूरा कॉपी कर लो, ये ऐसे था पूरा, ये पहले इधर वर्किंग नोट और ये इधर आंसर। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। इनकम स्टेटमेंट के रेशियो सिखाए थे आपको, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नहीं आता है आपको, दिस आई एम कैंसलिंग। ऑपरेटिंग रेशियो इज डिफरेंट, दैट इज जो मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था, जीपी रेशियो जीपी अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया तो उस समय देखेंगे। अभी जीपी रेशियो का प्रॉब्लम देखिए। एक बिजनेस का सेल्स 5,40,000 है, परचेसेस 3 लाख है, सेल्स रिटर्न 40,000 है, क्लोजिंग स्टॉक हम। सो जीपी रेशियो निकालने के लिए जीपी चाहिए, जीपी दिया नहीं है तो हम क्या करेंगे, देयर आर टू मेथड्स। एक तो हम रफ में ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे और फिर उससे जीपी पता चल जाएगा। देखो कैसे होगा, ट्रेडिंग अकाउंट आना चाहिए सभी को, ये रफ का है, आप कैसे भी बना सकते हो, खाली वर्किंग बताना। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग के डेबिट में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, 90,000। फिर क्या होता है डेबिट में, परचेस। परचेस रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट परचेस 3 लाख, ठीक है। सेल्स और रिटर्न दिया है, बराबर है, तो आपका सेल है दोस्तों, सेल्स रिटर्न 40 है, सेल 5,40 है, तो ये 5,40 में से रिटर्न गया 40, यहाँ पे आ गया 5 लाख। ओके, क्लोजिंग स्टॉक दिया है वो भी लिख देंगे हम, कितना दिया है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 50,000। बस क्रेडिट की टोटल कर दो, ये हो गया 550, इधर चाहिए 550, इधर है 390, तो कितना हुआ 160, ये माइनस करके निकाल दिया मैंने। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। बस जीपी पता चल गया है, तो जीपी रेशियो एकदम इजी है। क्या है फॉर्मूला जीपी रेशियो का, जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, ठीक है। आपका जीपी कितना आया है, 1,60,000, सेल कितना है आपका 5 लाख, तो आप अगर निकालोगे तो ये आएगा 32%, घर पे जाके निकाल लेना 32%, ठीक है। ये है जीपी रेशियो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला दिया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। देखो ये वाला ऑपरेटिंग रेशियो है हमारा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। ये आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स का कोई टेंशन मत लेना है, हमारे प्रॉब्लम में उतना दिक्कत नहीं देता है। ये फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी लिखा के दिए, अगर आपने तब नहीं लिखे होंगे तो अभी लिख लो, ये अच्छे से लिख लो। लिखा, पॉज करके लिखते जाओ स्क्रीन को, उतना समय नहीं है हमारे पास। अब हम इसका प्रॉब्लम लेंगे, देखो नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, और उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैंने बताया सेल्स माइनस जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये सारे कहाँ होते हैं, पी एंड एल के डेबिट में मिलेंगे। चलो अब इसका प्रॉब्लम देखिए। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ कामिनी लिमिटेड इज 5,60,000। From the following information calculate net profit ratio। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, इंटरेस्ट दिया है, इनकम टैक्स दिया है और सेल्स दिया है। दोस्तों हमको इस प्रॉब्लम में पहले नेट प्रॉफिट निकालना है। एक तो मैं पी एंड एल अकाउंट निकाल के नेट प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, नहीं तो डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट कैसे रहेगा, आपको ग्रॉस प्रॉफिट पता है आपके बिजनेस का कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने दिया है हमको 5,60,000, दिखा क्या सभी को, ये लिख दिया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से बिजनेस का इनकम टैक्स छोड़ के सारे खर्चे माइनस कर दो, यानी पहला खर्चा कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1,60, दूसरा कौन सा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1,20,
तीसरा कौन सा है, इंटरेस्ट, कितना है 80, पर इनकम टैक्स माइनस मत करना क्योंकि हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेते हैं, आफ्टर टैक्स लेते तो इनकम टैक्स माइनस होता। तो 560 माइनस 160, 280 और ये 360 हो गया। सो 560 माइनस 360 कितना आ गया, 2 लाख। ओके, अब फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, आपला नेट प्रॉफिट आहे 2 लाख, सेल्स किती आहेत, सेल्स शोधा 20 लाख इंटू 100, ये आएगा 10%। ये आपका फाइनल आंसर। ये ऐसे 4-4, 8-8 मार्क को प्रॉब्लम आ सकते हैं इस साल, क्योंकि इस साल सिंगल एंट्री नहीं है तो इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो नेट प्रॉफिट आपको दिया नहीं था, मैंने जीपी में से इनकम टैक्स छोड़ के सारे खर्चे माइनस कर दिए तो एनपी पता चल गया और एनपी पे से एनपी रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो बहुत अच्छा प्रॉब्लम रहेगा। सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिए, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो पहले जीपी निकालना पड़ेगा क्योंकि जीपी नहीं निकालेंगे तो ऑपरेटिंग। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, चलो देखते हैं, डरने का नहीं बिल्कुल। तो आपको दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले जीपी निकालना है। तो मेरा रफ वाला ट्रेडिंग अकाउंट देखिए आप, यहाँ पे मैं डेबिट में पहले लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक, ज्यादा ही रफ हो गया ये, इसको थोड़ा ये करते हैं। ठीक है, देखते हैं ओपनिंग स्टॉक। देखिए कितना है ओपनिंग स्टॉक, 60,000 दिसला का रे। फिर परचेस और परचेस रिटर्न दिया तो नेट ले लेने का, परचेस है 220। फिर सेल्स लेस रिटर्न, देखिए दोस्तों आपके, सॉरी ज्यादा ही टेढ़ा आ गया कुछ, आपके सेल्स जो है वो यहाँ पे दिए आपको 5 लाख, सेल्स रिटर्न 50 है, तो नेट सेल 4.5 लाख हो गया। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 40, कितनी हो गई टोटल, 490। और इधर कितनी है टोटल आपकी दोस्तों, 280 है। 280 में से 490 में से 280 गया तो बैलेंस बचेगा 2,10,000। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अब जीपी पता है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो के लिए पहले निकालना पड़ता है, देखो पहले वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी। आपके सेल्स है दोस्तों 4.5 लाख, आपका जीपी है 210, तो ये टोटल हुई 240। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी क्या दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो आपके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 34, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है 36, तो ये 34 प्लस 36, ये हो गए 70,000। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, अभी शॉर्टकट में फिर और चिल्लाओगे कहाँ से है। ठीक है, ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, अब आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया है 240, दिख रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 70,000 ये वाले, डिवाइडेड बाय सेल है 4.5 लाख इंटू 100। इसका कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में लिख देना, 70-80% के बीच में कुछ आएगा। थोड़ा टफ था प्रॉब्लम, लेकिन ये कुछ भी नहीं दिया था और इसके लिए जीपी निकालना जरूरी था, इसलिए हमने ऐसा सॉल्व किया। लिख लो अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन नेट कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वही, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। चलो देखते हैं प्रॉब्लम। सारे लगभग हम कवर करते जा रहे हैं, एनपी रेशियो, जीपी रेशियो, करंट रेशियो। लिखा आपने, देखो कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंबाइंड रेशियो क्यों बोलते हैं इसको, इसमें P&L का भी यूज हो रहा है और बैलेंस शीट का भी। सेल्स दिए 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 3 लाख और कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख। सर इतना ये क्यों दिया है, क्योंकि दोस्तों आपको है ना नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, जो दिया नहीं है। बिल्कुल मत घबराओ। नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर नेट प्रॉफिट। देखो दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दो। आपको पता होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है, सेल्स माइनस जीपी। तो जीपी कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो दोस्तों आपका जो सेल है बिजनेस का वो कितना है, 10 लाख है, 10 लाख। उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, 5। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 5। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी P&L की डेबिट साइड। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया 5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 3 लाख, 5 में से 3 गए 2 लाख। ठीक है, अब आगे हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट कितना निकाला मैंने, 2 लाख, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने ही दे दिया 5 लाख इंटू 100, कितना परसेंट आएगा, 40%। समझो आपको ये 2 लाख कैसे आया नहीं समझा, तो देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड, सेल इधर 5 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है आपका, सॉरी देखिए सेल आपके 10 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 है, तो जीपी 5 आया कि नहीं। ठीक है, फिर जीपी 5 इधर गया, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 3 है, तो ये कितना आएगा, 2। ऐसे मैंने निकाला। ठीक है, तो ये ज्यादा इजी है, ये आप अच्छे से लिख लेना, और ये मैं पूरा अच्छे से करके फिर ये मेन आंसर। अगर बहुत इजी देंगे तो कैसे आएगा ना, एक ही मार्क का क्वेश्चन होगा, ये 8-8 मार्क के लिए, 4-4 मार्क के लिए पूछने, तो थोड़ा घुमा फिरा के दिया। चलो नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है। प्रॉफिट दिया है 50,000, कैपिटल दिया है 2 लाख, रिजर्व 1 लाख और लोन। दोस्तों ये तीनों की टोटल यानी कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने बोला था आपको कुछ मिनट पहले, इतना टफ प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये कंपनी का होता है जनरली कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोस्तों आपका कैपिटल, आपका रिजर्व, आपका प्रॉफिट और लोन, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। तो देखो
कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल आपका है 2 लाख, रिजर्व है 1 लाख और लोन है 2 लाख डिवाइडेड बाय, सॉरी अभी तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है मुझे, डिवाइड वगैरह कुछ नहीं, इज इक्वल टू कितना होगा 2 1 3 2 5 लाख। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या उसको ही हम बोलेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अभी आपका नेट प्रॉफिट कितना है दोस्तों, 50,000। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, इट्स ऑफ 5 लाख इंटू 100। नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया था, हाँ ये दिखा ना आपको, नेट प्रॉफिट ये प्रॉफिट अर्न, तो आपका परसेंटेज आ गया 10। इतना इजी प्रॉब्लम है, खाली कैपिटल एम्प्लॉयड यानी आपका कैपिटल, आपका प्रॉफिट, आपका रिजर्व एंड इनफैक्ट योर लोन आल्सो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं, ये लिख लो अच्छे से, क्या नहीं दिया था इसमें, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब रिटर्न ऑन, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का और ये थोड़ा टफ जाएगा आपको। टोटल एसेट में से अगर आपने करंट लायबिलिटी माइनस की तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, या फिक्स एसेट और करंट एसेट दोनों ले लो यानी टोटल एसेट, उसमें से यही फॉर्मूला वापस, क्योंकि टोटल एसेट यानी क्या है, फिक्स एसेट और करंट एसेट। तो इसका यूज अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में करने वाले हैं। तो टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस हो गई तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब ये दिया है यानी पक्के से इसका यूज होने वाला है, देखते हैं आगे के प्रॉब्लम। लिखना है तो लिख के ले लो, टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, या कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल रिजर्व एंड लोन। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी छोड़ के सब कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड होता है। लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी छोड़ के, क्रेडिटर, बिल्स, उसको करंट लायबिलिटी, वो छोड़ के सब कुछ कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलो अभी आ गया, देखो सेल्स दिया है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 5 लाख, और ये प्रॉब्लम हो चुका है हमारा, रिपीट नहीं करना है, फिर भी करके देता हूँ। देखो पहले तो मुझे नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, शायद हुआ है प्रॉब्लम लेकिन फिर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ गया। देखो दोस्तों नेट प्रॉफिट कैसे आएंगे, सेल लिखूंगा मैं, सेल में से मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दी तो मुझे जीपी मिलेगा, और उसमें से मैंने और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी निकाल दिए तो मुझे एनपी मिल जाएगा। तो ये मेरे खर्चे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, ऑपरेटिंग। तो दोस्तों मैंने पिछला प्रॉब्लम किया था, आप जाके देख सकते हो उसको। तो आपका नेट प्रॉफिट इस बिजनेस का है 2 लाख रुपया। ठीक है, 2 लाख आ गया, 10 माइनस 5 माइनस 3 2 लाख, और आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 5 लाख। सो देखो अब फॉर्मूला, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। जिनको नेट प्रॉफिट नहीं समझ रहा है और एक बार निकाल के दूंगा, डरो मत, और डाउट पूछते जाओ कमेंट बॉक्स में। 2 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, इट विल कम 40%। ठीक है, देखो नेट प्रॉफिट कैसे, इमेजिन करो ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ठीक है, और ये मेरा P&L। ट्रेडिंग के इधर सेल आएगा 10 लाख, डेबिट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 आएगा, तो मेरा जीपी कितना आया दोस्तों 5। ये जीपी इधर जाएगा P&L में 5, मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 3, तो मेरा एनपी कितना आएगा 2 लाख।
वही मैंने निकाला है। ठीक है, चलो लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, बैलेंस शीट रेशो। हाँ, रिवर्स प्रॉब्लम है दोस्तों, रिवर्स प्रॉब्लम, मैंने आंसर दिया है, कुछ तो छुपा हुआ है। करंट लायबिलिटी दी है 1.5 लाख, करंट रेशो दिया है 3:1, करंट एसेट ढूंढने को बोला है, नहीं डरने का बिल्कुल। देखिए, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट, डिफिकल्ट करके भी सिखा सकता हूँ लेकिन मुझे इजी करना अच्छा लगता है, अपॉन करंट लायबिलिटी। इजी सिखाओ ना, देखो आप, देखो दोस्तों, करंट रेशियो दिया है 3:1, तो इधर लिखने का 3/1, दिस इज 3:1। करंट एसेट निकालने हैं तो करंट एसेट लिख दो, पता नहीं है, और करंट लायबिलिटी दी है 1.5 लाख। मैथ सीखा थोड़ा सा, मराठी त्याला तिरपा गुणाकार म्हणतात, सो 3 into 1,50,000 is equal to 1 into current asset. So therefore current asset is equal to 4,50,000। खत्म, 4 मार्क घर पे सीधा। एग्जामिनर का दिमाग चला तो 8 भी दे देगा इसको। ठीक है, चलो लिख लो अच्छे से। ये रिवर्स प्रॉब्लम था, लगभग अभी तक 8-9 प्रॉब्लम हो चुके हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। टोटल एसेट 220 है, फिक्स एसेट 1 लाख है, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख है, देयर वाज नो लॉन्ग टर्म करंट रेशियो। हाँ, मस्त प्रॉब्लम है दोस्तों। करंट एसेट के लिए क्या लगता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, करंट एसेट भी नहीं दिए, करंट लायबिलिटी भी नहीं दिए, बराबर। देखो अब कैसे निकालने का दोस्तों। टोटल एसेट यानी आपके दो टाइप के एसेट होते हैं, एक होता है फिक्स एसेट, एक होता है करंट एसेट, बराबर है। आपके फिक्स एसेट, टोटल एसेट कितने दिए, 2,20,000। फिक्स एसेट कितने आपके, 1 लाख। तो करंट एसेट कितने रह गए, इधर जाके माइनस, देयरफॉर 220 में से 1 चला गया, करंट एसेट इज इक्वल टू 120। आधी लड़ाई तो जीत गए। अब कैपिटल एम्प्लॉयड पता है दोस्तों, जितने टोटल एसेट होते हैं तो उतनी ही टोटल लायबिलिटी होती है, यानी टोटल एसेट 220 है, यानी टोटल लायबिलिटी भी 220 होती है। और टोटल लायबिलिटी में से अगर कैपिटल एम्प्लॉयड चला जाए तो करंट लायबिलिटी रहती है। देखो देखो दोस्तों, इसको ही बैलेंस शीट, टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू 220, ये समझा आपको। और दोस्तों टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू, ये देखना, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। आपकी टोटल एसेट जितने उतनी टोटल लायबिलिटी रहेगी 220। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है आपका, 2 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी रहेगी, ये इधर जाके माइनस होगा, देयरफॉर 220 में से 2 लाख चला गया, 20,000। करंट लायबिलिटी रहेगी 20,000। बहुत घुमा के दिया था प्रॉब्लम, अच्छे से देखो। टोटल एसेट किससे बनते हैं, फिक्स एसेट और करंट एसेट। मुझे टोटल एसेट पता है, फिक्स एसेट पता है, तो डिफरेंस करंट एसेट हो गया। और टोटल एसेट यानी करंट, टोटल लायबिलिटी होती है। और टोटल लायबिलिटी किससे बनती है, करंट लायबिलिटी और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, टोटल लायबिलिटी पता है, सो द डिफरेंस इज करंट लायबिलिटी। अब आंसर पे आ जाएंगे, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। कितने करंट एसेट आपके, किधर गए, 1,20,000। करंट लायबिलिटी कितना, 20,000, 6:1, खत्म। ओके, नेक्स्ट लिख लो। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, रियल में इट इज अ गुड प्रॉब्लम, क्योंकि छुपी हुई चीजें रिवर्स प्रॉब्लम बोलते हैं, थोड़े टफ जाते हैं। फॉर्मूले याद कर लो, अब इतना टफ आएगा नहीं, आएगा आपका नसीब। अब कोई प्रॉब्लम रिपीट आया तो मैं नहीं लूंगा, हाँ आगे बढ़ जाएंगे। हाँ देखो, वर्किंग कैपिटल दिया है, करंट एसेट दिया है, स्टॉक दिया है, क्विक रेशियो निकालने को बोला है, डरने का नहीं। देखो
सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी नहीं दी है, वो निकालता हूं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल है 50,000, करंट एसेट है 60,000, कुछ तो और करंट लायबिलिटी निकालनी है, ठीक है। ये माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगी, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, ये 60 50 माइनस हो जाएंगे, 60 माइनस 50। तो दोस्तों आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 10,000। इस प्रॉब्लम में न तो बैंक ओवरड्राफ्ट है, न तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, तो यही आपकी कौन सी लायबिलिटी हो गई, क्विक लायबिलिटी। क्योंकि प्रॉब्लम में आपके बैंक ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस होता, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता तो माइनस, पर है ही नहीं, सो योर करंट लायबिलिटी इज योर क्विक लायबिलिटी, ठीक है। क्यूएल यानी क्विक लायबिलिटी। अब क्विक एसेट कैसे निकालते हैं, यानी लिक्विड एसेट कैसे निकालते हैं, करंट एसेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, ओके। अब देखो आपके करंट एसेट है दोस्तों 60,000, स्टॉक कितने का है आपका 10, प्रीपेड 4 यानी 14, तो ये कितना आया 46,000, ओके। अब इजी हो गया, आपको फाइनल आंसर निकालने का है। क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट डिवाइडेड बाय क्विक लायबिलिटी। कितना है क्विक एसेट 10,000, सॉरी 46, और ये है 10,000, 23:5, मिनिमाइज करके लिख दिया। पॉइंट में निकालना है तो 4.6:1, कैसे भी लिख दो। अच्छा था प्रॉब्लम, बहुत अच्छा प्रॉब्लम, अभी तक सब रिवर्स अच्छे प्रॉब्लम आ रहे हैं। चलो आगे जाते हैं दोस्तों। एक प्रॉब्लम हो चुका है पीछे, फिर से नहीं लूंगा मैं, जाके देख सकते हो आप। फिर अच्छा प्रॉब्लम आया, देखो नेट प्रॉफिट रेशियो बोला है, नेट प्रॉफिट दिया नहीं है, तो नेट प्रॉफिट कैसे आएगा, देखो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, इधर सेल्स लिख दिया मैंने, कितने हैं 7,60,000, इधर लिखने का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS, यानी ट्रेडिंग का डेबिट, खर्चा कितना है 520, ठीक है। तो आपको जीपी पता चलेगा, 760 में से 520 गया तो 240, ये 240 इधर लिख दिया आपने, ठीक है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L को होते हैं, कितने दिए 120, तो दोस्तों 240 में से 120 गए तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा, इट इज 120, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट पर अगर ऐसे नहीं आता है तो एकदम सिंपल, नेट प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेल्स का फिगर ले लो 760 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर दो, यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 520 और 120, ये दोनों खर्चे हैं। 760 में से 640 चले गए, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों, इट विल कम 120। अब NP रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स into 100, 120 divided by sales 760 into 100, जो भी परसेंटेज आएगा वो आप निकालें, 10-15% कुछ तो आएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज योर NP रेशियो। अभी तक हमने 10 से 12 प्रॉब्लम कर दिए। नेक्स्ट, ये 5,60,000 वाला हो गया है, चलो फिर भी करते हैं। ये प्रॉब्लम हो चुका है हमारा, आपको याद होगा मैंने ये जीपी लिया था 560, इसमें से ये तीनों खर्चे माइनस किए थे, इनकम टैक्स नहीं होता है,
एक 60, एक 20, 280, 360 माइनस किए थे तो आपका एनपी आया था 2 लाख और आपके सेल्स दिए हैं 20 लाख, 10%। ये भी प्रॉब्लम हुआ है, पीछे जाके देख लेना। ओके, रिपीट सेम प्रॉब्लम। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 7, चलो ये नहीं हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 7 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे दोस्तों ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, देखो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू, पूछा नहीं है, मैं इस पे से जजमेंट ले रहा हूं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है आपको 7 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दिया है 60,000, डिवाइडेड बाय सेल्स 10 लाख into 100, 760 upon 10 lakh, 76%। यानी इस बिजनेस में 100 रुपए का सेल करते हो तो 76 खर्चा है, यानी हाथ में 24 रुपया रहता है, तो इट इज गुड ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट, शायद हो गया है, जी हाँ ये हो गया प्रॉब्लम हमारा। नेक्स्ट, तो अब तक जो हमारे ये प्रॉब्लम चल रहे थे, इसमें अभी हम आगे जाते हैं। कोई भी अगर रेशियो आता है, देखिए द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज 1, ये भी हो गया है, रिपीट प्रॉब्लम करना ही नहीं है हमको। कैलकुलेट द क्विक रेशियो, वर्किंग कैपिटल दिया है, ये भी हो गया है, रिपीट प्रॉब्लम नहीं करना है। करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, ये नहीं हुआ है, चलो ये करते हैं सॉल्व। शायद ये भी हो गया यार, ये पहले ही प्रॉब्लम था। सेल्स दिया है, हाँ ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छे से पढ़ो, एक लाइन का प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है इसमें जीपी रेशियो निकालना है। हाँ देखिए दोस्तों, आप बोलोगे सर ये जीपी रेशियो तो दिया है, निकालना क्यों है, अच्छे से समझिए। जीपी रेशियो जो दिया है ना यहाँ पे 25% कॉस्ट पे दिया है दोस्तों, और जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स पे। तो मुझे इस प्रॉब्लम में जो है सेल्स पता है पर जीपी नहीं पता, और जीपी सेल्स पे नहीं दिया है उन्होंने, कॉस्ट पे दिया है, तो थोड़ा सा रिवर्स प्रॉब्लम है। बिल्कुल मत घबराओ, आपको एक कंसेप्ट बोलता हूं मैं, सुनो। लेट, कैसे सॉल्व करोगे, देखो जीपी कॉस्ट का आपका 100 है, बराबर है, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, देखिए कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। किस पे प्रॉफिट दिया है आपको, कॉस्ट पे, तो यहां पे एक ये नेट सेल्स इज इक्वल टू 100 निकालना, एकदम इजी करते हैं इसको जब, सुनो देखो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, तो दोस्तों आपका जो प्रॉफिट दिया है वो कॉस्ट पे दिया है, तो उसको 100 लिखने का, समझो मेरी कॉस्ट 100 है तो मेरा प्रॉफिट कितना दिया है उन्होंने, 25, तो मेरी सेल कितनी होगी, 125, सेल्स कितनी होगी, 125। अब इसमें से मुझे प्रॉफिट निकालना है, तो दोस्तों इसमें से मुझे क्या पता है, सी पता है या पी पता है या एस पता है, तो सेल्स पता है, तो सेल्स 5 लाख है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 125 की वैल्यू अगर 5 लाख है तो 25 की कितनी,
तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 5 लाख डिवाइडेड बाय 125, तो इसका आंसर आएगा 1 लाख। आ गया, बस जीपी पता चल गया, ये आपका जीपी है। तो अब फॉर्मूला जीपी रेशियो इज इक्वल टू जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ये प्रोबेबली हमारा लास्ट प्रॉब्लम रहेगा। जीपी आपका 1 लाख, सेल्स आपके 5 लाख इंटू 100, आंसर आएगा 20%। तो आपको जो जीपी रेशियो 25 दिया था वो कॉस्ट पे था, ओरिजिनल जीपी रेशियो किस पे होता है, सेल्स पे, पर जीपी पता नहीं था, हमने रिवर्स जाके निकाला जीपी और फिर उस पे से जीपी रेशियो। बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, बहुत लोगों को लग रहा था इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो ये प्रॉब्लम था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हो चुका है। ये आपको खाली फॉर्म बदला है पर सेम प्रॉब्लम हो चुका है। 7,60,000 सेल्स 10 लाख, सेल्स रिटर्न, सॉरी कौन सा रेशियो पूछा है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो शायद हो चुका है, फिर भी करते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। ठीक है, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो आपको दिया है 7 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए है दोस्तों, आपको दिख रहा है क्या, 60,000। सेल्स यानी नेट सेल्स लेना है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। 10 लाख में से 60,000 चले गए, 940 इंटू 100। वहां पे निकालते बैठो, 760 अपॉन 940 इंटू 100, कुछ आएगा 81%। ठीक है, जो भी परसेंटेज में आएगा वो आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 21। अब देखते हैं आगे क्या दिया है बाबा। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट दिया है कंपनी का, और क्या पूछा है, ऑपरेटिंग रेशियो। फिर से ऑपरेटिंग रेशियो, बहुत बढ़िया। क्या है फॉर्मूला, अभी सीखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीखो, अब खत्म होने को आ गया टॉपिक, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100। डरो मत। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस जीपी। आपका सेल है 420, आपका जीपी है 2,02,000। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, 420 माइनस 2,02,000, सेल्स माइनस जीपी प्लस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है दोस्तों। एक्चुअली लॉस ऑन सेल ऑफ प्रॉफिट नहीं होता है ऑपरेटिंग, तो 12 और 14,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस उसको ऑपरेटिंग बोलते हैं। बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व किया आज हमने। सेल्स, सेल्स कितनी है, 420। अब मैं आपको इतना करके दे रहा हूँ, आप खाली सॉल्व कर लेना। कैसे करोगे, 420 में से 2,02,000 गए, 2,18, 12 और 14 हो जाएंगे 26। सो 2,18 और 26 जो भी आएगा 244 अपॉन 420 इंटू 100, जो परसेंटेज 50, 60, 70 आएगा वो निकाल। डन, काफी बढ़िया प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हुआ। फॉर्मूले याद रखो, करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, तीनों सेम, लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड एसेट कैसे निकालोगे,
करंट असेट माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड लाइबिलिटी कैसे निकालोगे, करंट लाइबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। एनपी रेशियो कैसे निकालोगे, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन सेल्स इनटू 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस जीपी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्टली देंगे, नहीं दिया है तो लाइबिलिटी साइड का कैपिटल, रिजर्व और लोन, ठीक है। लाइबिलिटी साइड की करंट लाइबिलिटी छोड़ के सारी लाइबिलिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड टॉपिक खत्म होता है। ओके।